हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा पर। दोस्तों, अभी आप लोग तुरंत एग्ज़ाम देके आए होंगे और आपके दिमाग में ये प्रेशर होगा कि मेरा कितना नंबर एग्जैक्ट सही जा रहा है और कितना गलत जा रहा है। तो आपके इंग्लिश प्रश्न पत्र का डिटेल्ड और एकदम ऑथेंटिक सोल्यूशन लेकर हाजिर हूँ। तो फटाफट से आप लोग मिलाएंगे और कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? Who developed the direct method? Who developed the direct method? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज। मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज के द्वारा जो है डायरेक्ट मेथड का विकास हुआ था। तो इसमें ये विकास कहाँ से हुआ था, स्टार्टिंग इसका ओरिजिन कहाँ से है? ये फ्रांस से है। इस क्वेश्चन का यानी फर्स्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स आर कौन कौन से हैं? स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो इसमें देखिए ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया था। जो लैंग्वेज स्किल्स होते हैं वो चार होते हैं, LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब अगर यहाँ पे बात किया जाएगा प्राइमरी लैंग्वेज स्किल्स का, तो स्टार्टिंग के ये दोनों आपके प्राइमरी लैंग्वेज स्किल्स हो जाएंगे और अंत के ये दोनों आपके सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स हो जाएंगे। अगर यहीं पे बात करता रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल्स की, तो रिसेप्टिव स्किल्स आपके हो जाते लिसनिंग और रीडिंग और प्रोडक्टिव स्किल्स आपके हो जाते स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट जाएगा, यानी दूसरे का आपका करेक्ट ऑप्शन रीडिंग एंड राइटिंग। तो चलिए आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन पर। सी इज एलिजिबल द पोस्ट ऑफ ए टीचर। सी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर। जी हाँ, थर्ड क्वेश्चन का आपका थर्ड ऑप्शन, यानी कि वह जो है सी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर, वह टीचर के पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यानी कि थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन पर। हाउ मेनी स्लैब्स आर दियर इन ए वर्ड पॉपुलेशन। अब देखिए पॉपुलेशन में कितने स्लैब्स हैं। स्लैब्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? स्लैब्स का हिंदी मीनिंग आपका उच्चारण इकाई। जी हाँ, देखेंगे इसमें पॉपुलेशन, पॉप, इसके बाद आपका आएगा यू और आएगा ले और आएगा आपका सन, TION। जी हाँ, इसमें आपकी कितने स्लैब्स बन रहे हैं? 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन जाएगा वो फोर्थ का आपका सेकंड ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी कि जो पॉपुलेशन में स्लैब्स हैं वो 4 हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिल इन द ब्लैंक। अब देखिए इसमें इफ़ यू वर ए रिच मैन, आई, इसके बाद डैश डैश यू। अब इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन जाएगा, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में आपका एक क्लाज अगर पास्ट में होगा तो दूसरा क्लास भी आपका पास्ट में होगा और इसके साथ आपका वुड हैव हेल्प्ड, यानी कि पांचवें क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन, वुड हैव हेल्प्ड। यानी इफ़ आई वर अ रिच मैन आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर यदि मैं एक धनी आदमी होता तो मैं तुम्हारी मदद किया होता। चलिए आगे बढ़ेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन इसमें क्या है? आई नो द राइटर ऑफ दिस बुक। किसमें चेंज करना है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक आपका प्रिंसिपल क्लाज, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लाज होता है। तो प्रिंसिपल क्लाज जिस क्लाज में होगा, यानी कि जिस टेंस में होगा उसी टेंस में आपका सबऑर्डिनेट क्लाज भी जाएगा। तो देखिए आई नो, इसके बाद आपका इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग जाएगा हु, इसके बाद हैज रिटन दिस बुक, हु हैज रिटन दिस बुक। तो आपका सही सोल्यूशन क्या हो जाएगा? आई नो द राइटर ऑफ दिस बुक का सही सोल्यूशन आपका हो जाएगा आई नो हु हैज रिटन दिस बुक। मैं जानता हूँ हु, जिसने हैज रिटन दिस बुक ये किताब लिखी है। तो इस क्वेश्चन का आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर आपका आई नो हु हैज रिटन दिस बुक। तो चलिए आगे देखेंगे सेवेंथ क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। जी हाँ, इसको किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। किस टेंस में है? लॉर्ड रामा किल्ड रावणा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किस में चेंज होगा ये? सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? रावण। सब्जेक्ट क्या है? लॉर्ड रामा। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा? रावण।
इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, क्योंकि सिंगुलर है, रावण वाज। इसके बाद किल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या लगेगा, बाई। बाई के बाद सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, लॉर्ड राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, रावण वाज किल्ड बाई लॉर्ड राम। चलिए आगे देखेंगे 8वें क्वेश्चन को, क्या है इसमें, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई ड्रा ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, किसमें दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। कुछ नहीं करना है, केवल ड्रा को ड्रीव कर देना है बस। देखिए, आई ड्रा ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, मैंने एक ब्यूटीफुल पेंटिंग खींचा या बनाया, तो देखिए ड्रा को ड्रीव कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आपका एकदम वही सेंटेंस रहेगा, आई ड्रीव अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे किस पे, 9th क्वेश्चन पे, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस यानी कि 2 क्लास दिए गए हैं, 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इसको जोड़ के एक सेंटेंस बना देना है। और इसमें कौन सा कंजंक्शन यूज होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ के बनते हैं वो आपका क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस। तो देखिए, द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर। इसके बाद द प्लेयर आल्सो डिड सो, कुछ नहीं करना है, केवल एंड से जोड़ देना है। द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर एंड द प्लेयर आल्सो डिड सो, द प्लेयर आल्सो डिड सो। आगे बढ़ेंगे 10th क्वेश्चन पर, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच से आपका क्या समझते हैं, यानी कि संरचनात्मक पहुंच से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, एक लाइन में इसका आंसर आपको लिख देना था, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, साइंटिफिक स्टडी है, केवल एक लाइन में आंसर लिखना था, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो चलिए आगे बढ़ेंगे 11th क्वेश्चन पर, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कैन यू गिव मी फ्यू एप्पल्स। देखिए, इसमें फ्यू का यूज दिया है, एक होता है फ्यू, एक होता है द फ्यू, एक होता है आ फ्यू। तो आ फ्यू का भाव जो होता है वो सम का भाव देता है, यानी काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। फ्यू का मतलब जो होता है वो कुछ नहीं, यानी कि हार्डली एनी, हार्डली एनी। और द फ्यू का मतलब थोड़ी सी मात्रा दी होगी लेकिन पूरा, यानी कि थोड़ा किंतु सब, थोड़ा किंतु सब। तो इसमें क्या भाव था आपका, कैन यू गिव मी फ्यू एप्पल्स। तो देखिए, कैन यू गिव मी फ्यू एप्पल्स, कैन यू गिव मी सम एप्पल्स, कैन यू गिव मी अ फ्यू एप्पल्स। अगर आपको यहाँ पे फ्यू रखना था तो फ्यू के साथ आ फ्यू रखना था, और अगर आप आ फ्यू के जगह पे सम का यूज किए हैं तो ये भी आपका 100% करेक्ट है, गलत नहीं हो सकता है। तो देखिए, कैन यू गिव मी अ फ्यू एप्पल्स, या आप लिख सकते हैं कैन यू गिव मी सम एप्पल्स, दोनों आपके राइट हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पर। ये आपके 2-2 नंबर के थे, यहीं से आपको अच्छी स्कोरिंग करनी चाहिए थी। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोज। प्रोज पढ़ाने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले, अगर आप प्रोज पढ़ा रहे हैं, आप एक टीचर हैं, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो पैसेज दिया गया है उसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। इसके बाद अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपका स्ट्रेस आपका सही होना चाहिए क्लास में, यानी बलाघात जिसको हिंदी में बोलेंगे, और आपका इंटोनेशन सही होना चाहिए, उतार चढ़ाव की कहाँ पे आपको कम मात्रा में आवाज़ निकालनी है, कहाँ आपको ज़्यादा मात्रा में आवाज़ निकालनी है। इसके बाद कहाँ आपको रुकना है, ये सब आपको एकदम ध्यान देना चाहिए। वॉइस आपकी कितनी क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद वॉइस की मात्रा कहाँ पे कम होनी चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, ये सब चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। तो ये आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते थे कि रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड वॉइस, ये आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते थे। और एक मेन जो आपका एम होना चाहिए कि मतलब
कि आपको प्रोज पढ़ाने के बाद में बच्चे को आप साइलेंट रीडिंग के द्वारा समझ उत्पन्न कराएंगे। ये नहीं कि बच्चा जो है वो एकदम चिल्ला चिल्ला के पढ़े और उसको समझ में ही ना आए। तो एक साइलेंट रीडिंग के द्वारा बच्चे को एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये आपको प्रोज पढ़ाने का मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है ये सब होने चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग अपने हिसाब से वहाँ पे एग्ज़ाम में किए होंगे, आपको 2 नंबर श्योर है मिलेगा। तो आगे देखेंगे 13th क्वेश्चन को, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ पोएट्री टीचिंग। देखिए दोनों क्वेश्चन आपके एक स्टेप दिया है, एक ऑब्जेक्टिव्स दिया है, तो दोनों आपके एक प्रोज और एक पोएट्री टीचिंग। तो सबसे पहले पोएट्री पढ़ाने के लिए आपको क्या ध्यान देना है, आपको पोएम पढ़ाने के लिए जैसे कोई पोएम पढ़ा रहे हैं तो आपकी आवाज़ क्या होनी चाहिए, अलाउड होनी चाहिए, यानी जोर से बोलना चाहिए आपको, ये नहीं कि आप धीरे धीरे बोलेंगे। दूसरा, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, समराइज कराना चाहिए, यानी कि संक्षेप में उसको बताना चाहिए। तीसरा, आप लिख सकते थे पोएम को फिर समराइज के बाद आप डिस्कस कराएंगे, आप डिस्कस करेंगे कि किस पोएम के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या है उसमें। इसके बाद उस पोएम को आप मेमोराइज कराएंगे बच्चों को, उस पोएम को आप मेमोराइज कराएंगे। इसके बाद आप डिटेल्ड में उसका वर्णन करेंगे, यानी कि रिसाइट कराएंगे। आप डिटेल्ड में उसका वर्णन करेंगे यानी कि रिसाइट करेंगे। तो ये आप 4-5 जो आपके स्टेप्स हैं ये आप इसमें लिख सकते थे अच्छे से। उम्मीद है कि आप इसमें भी अच्छे से लिखे होंगे। चलिए आगे देखेंगे 14th क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन पीएमटी एग्जामिनेशन। देखिए आपको अपने मित्र के लिए एग्जाम में सक्सेस होने के लिए क्या भेजना था, एक पत्र लिखना था, कंग्रेचुलेशंस पत्र जो है। तो उम्मीद है आप अपने हिसाब से अच्छे से लिखे होंगे। 15th क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का था, राइट ए पैराग्राफ ऑन द इफेक्ट कोविड-19 इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 शब्दों में कोरोना वायरस इफेक्ट का एक पैराग्राफ आपको लिखना था, तो आप इसको भी किए होंगे। आगे देखेंगे 16th क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स शट द डोर्स, यानी कि अध्यापक ने छात्रों से कहा शट द डोर, यानी कि दरवाजा बंद कर दो, गेट बंद कर दो। तो इसका देखिए ये किस सेंटेंस में है, इंपरेटिव सेंटेंस में। तो इंपरेटिव सेंटेंस में आपका सेड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट जो भाव रहता है उसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब लग जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको यहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या कर देना है, कनेक्टिंग वर्ड टू लगा देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या हो जाएगा टू, और वही सेम आपको लिख देना है शट द डोर्स, आप यहाँ लिख देंगे। यही आपका इसमें एकदम एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू शट द डोर्स। आगे बढ़ेंगे 16th का बी है, मोहन सेड टू राम वेयर डू यू लिव। देखिए WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो यहाँ पे WH वर्ड दिया होता है वही क्या हो जाता है, कनेक्टिंग वर्ड का काम करता है। और सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में। तो क्या हो जाएगा, मोहन आस्क्ड, और सेड टू को हटा के आस्क्ड लगेगा, मोहन आस्क्ड राम। इसके बाद वेयर, वही आपका क्या हो जाएगा, कनेक्टिंग वर्ड। वेयर अब किस टेंस में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, तो इसकी चेंजिंग किसमें, सेम पास्ट में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो वेयर, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, वेयर यू, और सब्जेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वेयर यू लिव्ड। यही आपका एकदम करेक्ट आंसर था, मोहन आस्क्ड राम वेयर यू लिव्ड। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, ही वाज असेम्ड। असेम्ड के साथ प्रीपोजिशन कौन सा, ऑफ। तो 17th के ए में क्या भरा जाएगा, ऑफ। 17th बी, अ मदर हैज अ ग्रेट अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड। सेकंड में फॉर, यानी कि 17th ए में ऑफ और 17th बी में फॉर। चलिए आगे बढ़ेंगे 18th क्वेश्चन पे, जो आपका इस पेपर का एकदम लास्ट क्वेश्चन है।
यूज द फॉलोइंग फ्रेजेज इन द सेंटेंसेज ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे का जो मीनिंग होगा क्या होगा? अ मेमोरेबल हैप्पी डे, मेमोरेबल हैप्पी डे यानी कि ऐसा दिन जो खुशी का दिन हो और आपको बार बार याद आए। तो इसमें आपको किस में लिखना था? अपने ओन सेंटेंस में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना था और इस फ्रेज का यूज करना था। इस फ्रेज का यूज करके आपको एक छोटा सा सेंटेंस बनाना था। तो आप क्या लिखेंगे? इसमें आप लिख सकते हैं माई प्रीवियस बर्थडे, अपने बर्थडे को ही याद कर लीजिए, जैसे माई प्रीवियस बर्थडे। तो क्या हो जाएगा? माई प्रीवियस बर्थडे, माई प्रीवियस बर्थडे। इसके बाद क्या हो जाएगा? वाज ए रेड लेटर डे, वाज ए रेड लेटर डे फॉर मी, वाज ए रेड लेटर डे फॉर मी। अब मेरे लिए क्या था? मेरा पिछला बर्थडे वो मेरे लिए रेड लेटर डे था, यानी कि मेरे लिए कुछ यादगार था, कुछ स्पेशल हुआ था पिछले बर्थडे को। आगे देखेंगे 18th क्वेश्चन का बी ऑप्शन, एट एनी रेट। एट एनी रेट का जो हिंदी मीनिंग होगा क्या होगा? किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। आप जबरदस्ती किसी से ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी कीमत पर मैं वहां नहीं जाऊंगा। देखिए इसका आपको अपने सेंटेंस में यूज करना था, एट एनी रेट। जैसे इसमें आप अपने सेंटेंस में लिख सकते थे आई एम नॉट गोइंग होम, आई एम नॉट गोइंग होम ऑन फुट एट एनी रेट, यानी कि मैं पैदल घर नहीं जा रहा हूं, किसी भी कीमत पर मैं पैदल घर नहीं जा रहा हूं। यानी कि मैं या तो बाइक से जाऊंगा, या तो 4 व्हीलर से जाऊंगा, या तो ट्रेन से जाऊंगा, या तो बस से जाऊंगा, लेकिन पैदल कभी नहीं जाऊंगा। तो आई एम नॉट गोइंग होम ऑन फुट एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर पैदल घर नहीं जा रहा हूं। तो दोस्तों आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। एक बार फिर से ऑप्शनल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फास्ट तरीके से। देखिए हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज। सेकंड क्वेश्चन सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स आर, ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन सी इज एलिजिबल, ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है फॉर। फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे हाउ मेनी स्लैब्स आर दियर इन वर्ड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कितने स्लैब्स हैं, तो ये 4, ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और फिफ्थ क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो आप सभी लोग अच्छे अंकों से पास होंगे और आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नंबर शेयर करें कि आप कितनी स्कोरिंग कर रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लगा ये बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें, जिससे हमें आप मोटिवेशन मिलता रहेगा और इसी तरह अच्छे वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होते रहेंगे।